NHIDCL की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए एंड बहुत सारा नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी आया है, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट आया है ये डेपुटेशन बेसिस पे आपको लिया जाएगा। तो आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम ऑलरेडी कर रहे हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। आपको सीनियर मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, DGM, AGM एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बहुत सारा डिपार्टमेंट के लिए आपको वैकेंसी आया है, लेकिन आपको डेपुटेशन बेसिस पे लिया जाएगा। ओके, तो हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को देखते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है एंड आपका कौन सा फील्ड में कितना ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपका जो पे स्केल है, मिनिमम पे स्केल कितना होना चाहिए, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एंड NHIDCL में काम करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को डिटेल में देखिए। तो सबसे पहले आप NHIDCL का वेबसाइट में आइए, देन आप आइए इसमें रिक्रूटमेंट में, ये प्रोजेक्ट्स, देन ए रिक्रूटमेंट को क्लिक कीजिए। देन आप देख लीजिए नंबर 1 में जो वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट नोटिस, ओके, एप्लीकेशन वेरियस पोस्ट ऑन डेपुटेशन बेसिस इन NHIDCL, पब्लिश डेट इज 19/6/2026 एंड ओपनिंग डेट 19/6/2026, क्लोजिंग डेट इज 5/8/2026। ओके, एंड ये हो गया आपका डिटेल नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आप इसको क्लिक कीजिए। तो देख लीजिए ये हो गया आपका डिटेल नोटिफिकेशन, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो ये हो गया आपका नंबर, ईमेल आईडी दिया गया recruitment.deputation@nhidcl.com, रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर दिया गया है। इसमें आप देख लीजिए NHIDCL इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल ऑफिसर्स वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग and others government bodies or academic research institution for filling up the following posts on deputation basis। ओके, सो ये आपको डेपुटेशन बेसिस पे लिया जाएगा, मीन्स आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम ऑलरेडी कर रहे हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। सबसे पहला जो वैकेंसी आया है देख लीजिए, टेक्निकल कैडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है आपको ED के लिए लिया जाएगा। इसमें टेक्निकल कैडर है, E8 का हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, जो IDA पे स्केल होगा एंड ये पे स्केल दिया गया। नंबर ऑफ पोस्ट इज 2, तो ED के लिए जो टोटल पोस्ट है 2 है। प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगा, एनीवेयर इन इंडिया, ऑफिसेज ऑफ द NHIDCL। देन सीनियर जनरल मैनेजर, ये भी टेक्निकल पोस्ट है, E7 के लिए आपको लिया जाएगा। देन जनरल मैनेजर, ये भी टेक्निकल पोस्ट है, E6, इसमें टोटल वैकेंसीज है 10, इसमें 6। ओके, देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर टेक्निकल E5 के लिए आपको लिया जाएगा। टोटल जो वैकेंसीज है 15 नंबर वैकेंसीज है। देन सीनियर मैनेजर टेक्निकल E4 के लिए आपको लिया जाएगा। इसमें आपको टोटल जो पोस्ट है 7 नंबर ऑफ पोस्ट है एंड आपका जो पे स्केल है 70,000 से 2 लाख। ओके, ये हो गया आपका टेक्निकल। देन नॉन टेक्निकल कैडर के लिए भी बहुत सारा वैकेंसी है, इसमें भी आपको ED, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, इसमें भी बहुत सारा पोस्ट है अप्लाई करने के लिए। इसमें देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। Now the details of the eligibility criteria, essential qualification, experience etc. are given Annexer I। Annexer I को हम लोग देखेंगे। ओके, तो आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए एंड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये Annexer I में मेंशन किया है। इसको हम देखेंगे एंड इसका जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड द प्रोसेस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑन डेपुटेशन इज गवर्न्ड बाय द NHIDCL Cadre Rules 2025, okay, which involves the selection through a fair and transparent process, including assessment by duly constituted selection committee। एक सिलेक्शन कमिटी फॉर्म किया जाएगा जो आपको एक ट्रांसपेरेंट बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट होगा। ओके, देन आप देख लीजिए important instruction, the period of the deputation for an initial period of 3 years, okay, which may be extended for another 2 years। okay, means 3 + 2 5 years के लिए आपको on the basis of deputation आपको लिया जाएगा। and the maximum age limit for appointment by deputation as on the closing date of the submission of the application and shall not exceed 58 years for the post of E7। okay, तो E7 के लिए आपको 58 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड फॉर 59 ईयर्स फॉर E8 एंड E9 लेवल्स। ओके, सो 58 फॉर E7
and 59 years for E8 and E9. Applications must be submitted through the proper channel in the prescribed pro forma given in Annexer 2. Okay, तो Annexer 1 में जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो सब दिया गया है। Annexer 2 में एक प्रोफॉर्मा दिया गया है, थ्रू प्रॉपर चैनल उसी को फिलअप करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देन आप देख लीजिए सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन विजिलेंस क्लियरेंस इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं, फॉर द एप्लीकेशंस फॉर द एप्लीकेंट्स डेपुटेशन टू NHIDCL, तो आपको NOC सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एप्लीकेशन शुड बी रिच अंडरसाइंड पर्सनल बाय लेटेस्ट 582026। ओके, तो 582026 का पहले आपका जो एप्लीकेशन है हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए। ओके, देन आप देख लीजिए एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विद द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नाम लिख के आपको भेजना पड़ेगा ऑन डेपुटेशन बेसिस। ओके, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन प्लीज विजिट NHIDCL का जो वेबसाइट है रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, और आप मेल भी कर सकते हैं। मेल ID जो आपको इस एडवर्टाइजमेंट का सबसे पहले मेंशन किया है, इस एडवर्टाइजमेंट में इस मेल ID में आप मेल कर सकते हैं। स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन फॉर डेपुटेशन इन एडिशन टू एनी स्टिपुलेशन दैट मे बी मेड इन द रेलिवेंट टर्म्स ऑफ डेपुटेशन, इधर पूरा मेंशन किया है। ओके, अब देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस, the selection of the above post shall be undertaken as per the NHIDCL cadre rules 2025 which is available on NHIDCL website। ओके, तो इसी का आधार पर आपको सिलेक्शन होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द NHIDCL रिक्वायरमेंट्स। देन आप देख लीजिए, ये हो गया आपका Annexer I, इसमें आपको डिटेल दिया गया है, डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन ऑफ द पोस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहला जो पोस्ट है ED के लिए, जो पोस्ट है ED की टेक्निकल के लिए टोटल 2 पोस्ट है। ओके, E8 के लिए आपको लिया जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए? डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो टोटल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 20 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द हाईवेज, रोड्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अबव बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टनल्स, रनवेज, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसी भी आप ब्रिज में, रोड में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको टोटल जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का लेंथ होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा 20 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए। एंड एलिजिबिलिटी फॉर डेपुटेशन, इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट और यूटी मीन्स अंडरटेकिंग, देन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, PSUs एंड स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडीज और अदर गवर्नमेंट बॉडीज और एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सब में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा पे स्केल आपको होना चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, विथ 4 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट ऑफ पेरेंट कैडर, पे स्केल आपको होना चाहिए लेवल 13। ओके, एंड होल्डिंग एनालॉजियस पोस्ट इन E8 कैडर और E8 ग्रेड और इक्विवेलेंट, ये पूरा डिटेल दिया गया है। देन आप देख लीजिए, सीनियर जनरल मैनेजर E7 के लिए लिया जाएगा। इसमें आपको जो टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ये कितने ईयर? 16 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन ईयर्स होना चाहिए, तो आप सीनियर जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेंट्रल, स्टेट, मिनिस्ट्रीज और PSU, सेंट्रल PSU भी हो सकता है, स्टेट PSU भी हो सकता है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको 16 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, BTech डिग्री होना चाहिए। कौन सा फील्ड में? एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द हाईवेज, रोड्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अबव ब्रिजेस, टनल्स, रनवेज, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का लेंथ है वो 16 ईयर्स होना चाहिए। एंड किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो सेंट्रल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कोई PSU हो सकता है, ऑटोनोमस बॉडीज हो सकते हैं, कोई मिनिस्ट्रीज हो सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको पे स्केल पूरा मेंशन किया है। ओके, ये आपको सीनियर जनरल मैनेजर E7 पोस्ट के लिए। देन नेक्स्ट आप देख लीजिए, आपको जनरल मैनेजर E6, ये आपको E6 जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए लिया जाएगा। इसमें जो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का लेंथ होना चाहिए 13 ईयर्स।
ओके 13 ईयर्स एक्सपीरियंस का जो टोटल लेंथ होना चाहिए, इसमें भी आपको सेम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए। एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का लेंथ इज 13 ईयर्स। आपको E6 जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए ही लिया जाएगा। ओके देन आप देख लीजिए नेक्स्ट जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर E5, इसमें भी आपको कितना ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए? इसमें आपको 9 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। 9 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, मीन्स किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 9 ईयर्स किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किया है। एंड लेवल एंड जो पे स्केल मेंशन किया है, इधर पे स्केल मेंशन किया है, तब आप डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर DGM पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके इसमें आपको 9 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आप देख लीजिए सीनियर मैनेजर E4, इसमें आपको कितना ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए? इसमें आपको 6 ईयर्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द हाईवेज, रोड्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अबव, ब्रिजेस, टनल्स, रनवेज, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसी भी प्रोजेक्ट में आप टोटल 6 ईयर्स मीन्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 6 ईयर्स है, तो आप सीनियर मैनेजर E4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जो पे स्केल है, पे स्केल कितने होना चाहिए वो हम लोग अभी देखते हैं। देखिए इधर मेंशन किया है पे स्केल। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो पे स्केल होना चाहिए, होल्डिंग एनालॉजियस पोस्ट in the parent cadre in the pay scale of level 11 7 CPC बेस पे आपको सैलरी मिलना चाहिए। एंड विथ 4 years रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट ऑफ पेरेंट कैडर इन द पे स्केल ऑफ लेवल 10 पे मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड पोजेसिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये पूरा इधर डिटेल मेंशन किया गया। ओके सब आप स्टेट गवर्नमेंट PWD में काम कर रहे हैं तो आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिनिमम 4 years काम करना चाहिए। ओके सो ये हो गया नॉन टेक्निकल कैडर। नॉन टेक्निकल कैडर के लिए भी बहुत सारा वैकेंसीज है। ओके एंड आप देख लीजिए ये हो गया आपका Annexure 2, इसको फिलअप करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू प्रॉपर चैनल। ओके इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरा डिटेल दिया गया है आपको, एग्जाम पास, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट परसेंटेज एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में पूरा डिटेल दिया गया है। ओके इसको फिलअप करके अलॉन्ग विथ ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स का साथ आपको भेजना पड़ेगा। ओके सिग्नेचर विद डेट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये पूरा डिटेल दिया गया है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड NHIDCL में काम करना चाह रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस का हिसाब से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।